Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Semiconductor Electronics Materials Devices and Circuits. और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका एम्पलीफायर। आज के जो टॉपिक का नाम है वो है एम्पलीफायर। तो ये सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एम्पलीफायर, हिंदी मीडियम प्रवर्धक, एम्पलीफायर। तो टॉपिक चालू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ में पहले थोड़ी सी बातें कर लूं 2-3 मिनट की। भैया 2-3 मिनट तो बातें करना मेरा भी हक है। ओके सर, क्या बातें करना चाहते हैं आप? तो छोटी छोटी सी बातें हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे देखो अभी तक का आपने जो सेक्शन पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर में पीएन जंक्शन डायोड से लेकर हो चाहे कुछ भी रहा हो, पीएन जंक्शन डायोड में मैंने आपको बताया कि भैया सीधा सीधा यदि सवाल आता है कभी तो एक तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनने की बहुत ज़्यादा संभावना बन के आती है, इसलिए आपको बुकलेट को भी ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है। उसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स वहां पर आपको मिल सकते हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। दूसरा, इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड वाला जो सेक्शन है उसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो दो तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। एक न्यूमेरिकल बनता है आपका कैसा, ये जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, यही न्यूमेरिकल बनेगा उसमें। दूसरा जो सवाल बनता है उसके अंदर में जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता हुआ सेक्शन है। मतलब वहां पर आपसे सर्किट में रेजिस्टेंस पूछ सकता है, सर्किट में आपसे करंट पूछ सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तभी आपसे यहां पर वो टाइप के न्यूमेरिकल जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया न्यूमेरिकल बनेंगे जिसमें डायोड्स और रेजिस्टेंस को मिला दिया जाएगा, तो वैसे सवाल जो कि रेयरली आपको ढूंढोगे तो भी बुक्स के अंदर में बहुत ही कम एक दो सवाल प्रीवियस ईयर के कहीं पूछे हुए सवाल मिल सकते हैं। हाँ, अब उसके ऊपर थोड़ा सा डेटा चेंज करके नया सवाल बना लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर वाले सेक्शन में। तो ट्रांजिस्टर वाले सेक्शन में भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, और जो न्यूमेरिकल यदि बनता है तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं भैया, इनपुट डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, कॉमन बेस के केस में, कॉमन एमीटर के केस में, यही दो ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन कलेक्टर वाले को तो आपको छेड़ना भी नहीं है, बिल्कुल बात नहीं करनी है, हालांकि नाम के लिए बस आपको दिया हुआ है वहां पर। अब ऐसे ही हम लोग आज जो टॉपिक बात करने वाले हैं इसका नाम है एम्पलीफायर। क्या नाम है? एम्पलीफायर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्धक। मतलब क्या है एम्पलीफायर? क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एम्पलीफाइज द वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ऐसा सिग्नल जो वीक है उसको वो क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देता है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा एम्पलीफायर के बारे में, थोड़ा बहुत तो सुना होगा। तो बेसिकली उसका क्या बढ़ा देता है? तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है या उसकी पावर बढ़ा देता है, इन शॉर्ट। ठीक है, इंटेंसिटी पावर से ही रिलेटेड चीज है, बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी इज द टर्म विच इज रिलेटेड विद द पावर। तो पावर बढ़ेगी मतलब इंटेंसिटी भी आपकी बढ़ने वाली है। ओके चलो, ये तो कुछ छोटी छोटी सी बातें थी हमारे पास में। अब हम लोग एम्पलीफायर पे जो बात कर रहे हैं, हाँ तो मैं एक और बात बताना भूल गया कि भैया जो न्यूमेरिकल बनेगा वो आज के इस सेक्शन में से बनेगा। जो भी न्यूमेरिकल बनेगा वो आपके आज के इस सेक्शन में से बनने की बहुत सी उम्मीद है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि थियरी कुछ भी नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट भी है। कुछ चीजें मैं यहां पर आपको समझाऊंगा, उनको आपको देखना है, और नोट्स को हो सके तो आप लोग साथ में रखें। ओके चलो, तो भैया हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीफायर की। तो एम्पलीफायर क्या है? सो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which amplifies weak electronic signal, weak electric signal बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसको जरा हम लोग अपने इसमें देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि मान के चलो कहीं ऐसी सिचुएशन है, ये आपके पास में एक डब्बा है जिसपे मैंने लिख दिया एम्पलीफायर, जिसपे मैंने क्या लिख दिया? एम्पलीफायर। तो बेसिकली ये करेगा क्या? तो मान के चलो यहां पर आपने ऐसा एक इनपुट दे दिया, तो ये इसको कर देगा एम्पलीफाई। तो एम्पलीफाई जब ये करेगा तो इसने इसको ऐसा बना दिया होगा, या फिर या फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इसको ऐसा बना दे।
सर ये दोनों मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वो पहला वाला लाल लाल में तो सब कुछ सही लग रहा है, ये ब्लैक ब्लैक में जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो यहां पर हम लोग जरा चीजों को समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली चीजें यहां पर बन रही हैं। तो मेनली क्या होता है ना, आपका जो एम्पलीफायर होता है, ये एम्पलीफायर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। एम्पलीफायर किससे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। यदि अब ट्रांजिस्टर से बनेगा तो उसको कनेक्शन देंगे, तो कनेक्शन देंगे तो फिर से वही तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होंगे। मतलब एम्पलीफायर के अंदर में भी सीई, सीबी और सीसी, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन, सीसी, सीई, सीबी, सीसी का मतलब क्या है? कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। जिसमें से कॉमन कलेक्टर वाले को तो आपको बिल्कुल छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, उससे रिलेटेड कोई सवाल आपको मिलेगा भी नहीं। अब मेनली जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉमन एमीटर वाला। रेयरली, मतलब रेयरली तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ कॉमन एमीटर के बाद में यदि किसका नंबर लगता है तो वो लगता है कॉमन बेस वाले का। तो ये दो ही आपके सवालों के पर्सपेक्टिव से भी थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैंने बोला ठीक है सर जी, आप तो कहीं और भटक गए, हमें ये वाली चीजें बता रहे थे, तो इसका ये सिग्निफिकेंस है वो क्या चीज है? तो भाई एक बात बता देता हूं मैं यहां पर, आपको जो थोड़ा सा याद रख लेना है वो ये है कि भैया ये है आपका इनपुट सिग्नल। ये क्या है? इनपुट सिग्नल। तो सर जी वो तो हम भी जानते हैं कि ये इनपुट सिग्नल है, तो ये आपका आउटपुट सिग्नल होगा। मैं बोला सही बात है, जानते हो आप लोग, बिल्कुल सही बात है, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं कि नहीं जानते। बट यहां पर क्या हो रहा है, ये जो दो अलग अलग तरह के आउटपुट दिख रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, आउटपुट इज इन फेज विद इनपुट, और यहां पर है आउटपुट इज आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज विद इनपुट। इसका एक और मीनिंग है, हम लोग बोल सकते हैं कि भैया यहां पर हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि भैया यहां पर जो फेज डिफरेंस है, यहां पर जो फेज डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट का, वो है 180 डिग्री का, और यहां पर जो फेज डिफरेंस है ये है आपका 0 डिग्री का। ठीक है, ये बात है, ये सीधे सीधे सवाल है जो मैं यहां पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं ना, ईच एंड एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि सर जी ये फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस, ये वर्ड सुना ही नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि आप ये 12th के अंदर पढ़ रहे हो तो आपने 11th में वेव्स जरूर पढ़ा होगा। भैया जो भी बच्चा 12th का है उसने वेव्स जरूर पढ़ा होगा 11th के अंदर में। कोई बच्चे यदि रिपीट कर रहा है तो उसने 11th और 12th दोनों पढ़े हुए हैं, तो उसको फेज वर्ड ये मालूम होगा, फेज डिफरेंस ये वर्ड भी मालूम होगा। तो यहां पर मतलब ये जो सिग्नल है इन दोनों के बीच में क्या है, 0 डिग्री का, और यहां पर देख रहे हैं तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो सर जी ये फेज डिफरेंस वाली चीज यहां पर लेके क्यों आई गई है, क्या है, किससे रिलेट करवा रहे हैं आप लोग? तो मैं बता दूं कि भैया ये जो है ये कॉमन बेस सीबी, कॉमन बेस जब एम्पलीफायर होता है तो आपको जो फेज डिफरेंस मिलता है वो 0 डिग्री का मिलता है। और जब आपके पास में कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है तो उसके लिए आपका फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। दीज आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। कॉमन बेस एम्पलीफायर के अंदर में मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका इनपुट और आउटपुट क्या है, फेज में है, सेम फेज में है। क्या है? इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज, या फेज डिफरेंस है 0 डिग्री। और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में मैं क्या बोल रहा हूं, आउटपुट इज आउट ऑफ फेज विद इनपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 180 डिग्री का। इसका दूसरा मीनिंग क्या, और क्या मीनिंग बताओगे? बस यही मेन चीजें हैं जिस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाए जा सकते हैं, या फिर कई बार आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन, देखो यदि एग्जामिनर चाहे तो वो ग्राफिकल क्वेश्चन यहां पर फॉर्म कर सकता है, इफ एग्जामिनर वांट्स। यदि एग्जामिनर चाहेगा तो पक्का जरूर से वो इस पे ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो अब हम लोगों को स्टार्ट करना है, वो क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है कॉमन बेस एम्पलीफायर। हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, कॉमन बेस एम्पलीफायर। ओके, अच्छा सर जी ये कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखो यहां पर क्लियरली बोला गया है कॉमन बेस होना चाहिए, कॉमन बेस होना चाहिए। तो सर जी हम लोगों ने क्या किया, कॉमन बेस करने के लिए मैंने ऐसा कॉमन बेस कर दिया,
और इसको नीचे कनेक्ट कर दिया। मैंने बोला सही बात है, यहां तक की तो बात समझ में आ गई सर जी, लेकिन अब एक परेशानी है, वो परेशानी ये है कि हमारा कलेक्टर पे आउटपुट होगा कि एमीटर पे आउटपुट होगा, वो क्या पता लगेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि हमेशा जो आउटपुट है वो कलेक्टर साइड से ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कलेक्टर रख लेता हूं, इसको एमीटर रख लेता हूं। तो ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ई। तो ये आ गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर बना दिया मैंने? एनपीएन ट्रांजिस्टर यहां पर बना दिया। अब दूसरी जो मैं बात करने वाला था, इसको लाइन को हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, वो ये है कि भैया आप यहां पर यदि देखोगे तो कॉमन बेस करने के पश्चात में ये बिल्कुल वही सर्किट, वैसा ही सर्किट आपको बनते हुए नजर आ रहा है जो हम लोगों ने ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पढ़ा था। देखिए बिल्कुल वही है। ये बेस हो गया, एमीटर कलेक्टर, यहां पर आप लगा दीजिए VEE या फिर VBB और ये वाला बना दीजिए VCC। जो बेस है उसको तो मैंने यहां पर चर्चा भी नहीं करी है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये आपका मैंने एकदम सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल डायग्राम यहां पर बनाया है। अब यहां पर कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। सर जी यहां पर सिग्नल कहां से देंगे, क्या कहां से करेंगे? तो भैया देखो, यहां पर यदि सिग्नल देना है तो ये मैं यहां पर बीच में यहां पर दूंगा सिग्नल, जो कि रहेगा आपका इनपुट सिग्नल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अब ये इनपुट सिग्नल दे दिया, मतलब देखो इस ट्रांजिस्टर के ये वाली जो साइड है वो है आपकी इनपुट साइड, और इसके इधर वाली जो साइड है वो है आउटपुट साइड। अब यदि मैं यहां पर खड़ा होके देखूं और सिग्नल में सॉरी इस सर्किट में मुझे जितना भी रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो आपका रहेगा इनपुट रेजिस्टेंस। क्या रहेगा? इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा। और जो आउटपुट साइड पे यदि मैं खड़ा होकर देखूंगा, जो कि मैं यहां पर लगाऊंगा, तो बेसिकली अब आउटपुट साइड पे क्या होना चाहिए? इनपुट से मैंने सिग्नल दिया तो आउटपुट पे क्या होना चाहिए? लोड होना चाहिए। तो लोड के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं RL। मैंने बोला सही बात है। तो भैया यहां पर आपको मिल गया क्या? आउटपुट मिल गया। मैंने बोला सही है, ठीक है, चलो सर जी ये छोटी छोटी सी बातें तो हम लोगों को पकड़ में आ रही हैं। अब एक बात बताओ, इसमें जो करंट फ्लो होगा, ये सर्किट से आप लोग वाकिफ हो, तो बताओ क्या ये ऐसा नहीं है कि यहां से IB जाएगा, यहां से IC जाएगा और यहां पर मिलके IE बनेगा? सोचो और फटाफट से बोलो, क्या ऐसा नहीं होगा? IB, IC और IE। ये मैं क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि ये सर्किट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? बिल्कुल किया हुआ है। अब यहां पर जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी उसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। क्या? अब यहां पर इसमें देखो, इसमें ऑपरेशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको एक सीखने को वर्ड मिलेगा गेन। क्या वर्ड सीखने को मिलेगा? गेन। तो ये गेन का मतलब होता है आउटपुट पैरामीटर, आउटपुट पैरामीटर अपॉन इनपुट पैरामीटर। मतलब क्या है? गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पैरामीटर टू द इनपुट पैरामीटर। मतलब सर जी क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि मैंने लिखा है वोल्टेज गेन, क्या लिखा है? वोल्टेज गेन, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है? आपको समझना है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ओहो, तो भैया इस पे सीधा सवाल बनता है, इनपुट वोल्टेज दे दिया, गेन दे दिया, आउटपुट वोल्टेज पूछ लिया। या फिर आपसे पूछा जा सकता है करंट गेन। तो भैया करंट गेन क्या होगा? तो आप लिखोगे आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। बात समझ में आ रही है? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अच्छा, और कुछ पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपसे बोल सकता है रेजिस्टेंस गेन। अच्छा, ये करंट गेन और इनको हम लोग सिंबल भी देंगे आगे चल के, जरा थोड़ा सा सब्र रखिए। तो मैं यहां पर लिखूंगा आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन में इनपुट रेजिस्टेंस। क्या मैंने आपको आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले ऑलरेडी कवर करवा दिए? डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ है? बिल्कुल सीखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस गेन को हम लोग सिंबल देते हैं A, और यहां पर आउटपुट और यहां पर इनपुट। बात समझ में आ रही है? मतलब यह है कि जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूंगा वोल्टेज गेन, तो आपको लिख के मिलेगा A, बेस में V, करंट के लिए A, बेस में I, रेजिस्टेंस के लिए A और साथ में R। R स्टैंड्स फॉर
रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूले क्लियर है सब में, कुछ नहीं, आपका मेन फॉर्मूला तो यही है भैया, गेन इज इक्वल्स टू आउटपुट पैरामीटर टू द इनपुट पैरामीटर। अब पैरामीटर का नाम लिखना है और काम खत्म। मैंने बोला ठीक है, चलो यहां पर हम लोग एक नए फॉर्मूले की और कुछ फॉर्मूलोज को जरा बात करते हैं। देखो जो ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे, मैंने तो बस आपको एक फॉर्मूला सिखाया गेन का, बाकी तो आप अपने आप करते जा रहे हो। ओके, तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। जानता हूं या नहीं जानता हूं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो एक बात बताओ, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, V बाई आई आर अपॉन V बाई आई आर लिख सकता हूं क्या? ये देखो V बराबर आई आर तो पहले से ही था, मैंने V बाई आई आर भी लिख दिया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, VO अपॉन VI इज इक्वल्स टू IORO अपॉन IIRI? सोचो और बोलो क्या है सर जी, ये समझ में नहीं आया। भैया यहां पर I का मीनिंग है इनपुट और O का मतलब है आउटपुट से, मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, और VI का मतलब है इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट और इनपुट रेजिस्टेंस। सर जी इससे क्या बनेगा? तो जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको वोल्टेज गेन लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसे करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? फटाफट बोलिए। बिल्कुल लिख सकता हूं, ये चीजें काम में आएंगी ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल। ऐसे ही हमारे पास में एक और टर्मिनोलॉजी होती है, जो मैंने यहां पर इतना सिखाया, वहां पर एक टर्मिनोलॉजी और आएगी जिसे बोला जाएगा पावर गेन। क्या बोला जाएगा? पावर गेन। तो पावर गेन क्या लिखोगे? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। बात समझ में आ रही है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो सिंबल क्या दोगे? ए पी, पी स्टैंड फॉर पावर। बात समझ में आ रही है? पावर गेन क्या होगा? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। यदि ये बात समझ में आ गई तो यहां से जो फॉर्मूले बन सकते हैं, अब देखो आउटपुट पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है या तो V इंटू आई या फिर होता है I स्क्वायर इंटू आर। तो मुझे बताओ जरा देख के, यहां से दो फॉर्मूले निकल के आ सकते हैं क्या? AP बराबर AV इंटू AI या फिर AP बराबर AI का स्क्वायर इंटू AR। बात समझ में आ रही है कि देखो ये सारे फॉर्मूले जो आपके सामने बन रहे हैं, ये करंट गेन वगैरह से रिलेटेड फॉर्मूले, इसमें न्यूमेरिकल जब आप बुकलेट उठा के देखोगे तो उसके अंदर में भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखना, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहां पर मिलेंगे। बस अब देखो मैंने यहां पे टर्मिनोलॉजी डिफाइन नहीं की है, मतलब क्या है कि मैं आपको बता दूं, करंट गेन के लिए आपको दो सिंबल आएंगे, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा, जो कि अभी सीखना बाकी है, लेकिन पहले से ही मैंने इस चीज को यहां पर क्या कर दिया है? इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे काम मेरा आसान हो जाए। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर रहे थे किस पे? कॉमन बेस एम्पलीफायर पे। तो उस वाले टर्मिनोलॉजी पे हम लोग यहां पर अभी आते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो भैया यहां पर है इसका सिग्नल सर्किट डायग्राम। यहां पर क्या है? इसका सर्किट डायग्राम आपके सामने मैंने लेके आ चुका हूं। अब देख लीजिए यहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी ही यहां पर मैंने बताई हुई हैं। कि देखो मैंने ये VEE बताया था आपको थोड़ी देर पहले रफ डायग्राम में, ये इनपुट सिग्नल बनाया, ये IE आउटपुट करंट, ये IC आउटपुट करंट नहीं, आउटपुट करंट कैसे बोलूंगा, I एमीटर करंट, IC कलेक्टर करंट, IB बेस करंट, बराबर है। यहां पर वोल्टेज अक्रॉस CB, VCB का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर बेस टर्मिनल। यहां पर आएगा VBE, जहां पर जिसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एमीटर टर्मिनल। ये RL लगाया जो मैंने पहले लगाया था, VCC यहां पर बैटरी, आउटपुट सिग्नल। दोनों सिग्नल को जरा कंपेयर कीजिए, दोनों सिग्नल एक जैसे बनाए हैं, इन फेज हैं या नहीं है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब एम्पलीफायर का काम क्या है? एम्पलीफायर का सिंपल सा काम है कि भैया जब आप इनपुट दोगे तो वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो आउटपुट कौन होगा और इनपुट कौन होगा? तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। और यदि ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, इसका मतलब इनपुट में भी करंट होना चाहिए, आउटपुट में भी करंट होना चाहिए। तो यहां पर जो मेन चीज होती है वो होता है करंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो इनपुट साइड में क्या है, यहां पर एमीटर है,
ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो एमीटर तो करंट बाहर निकल, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेनली क्या है, इफ देयर इज अ चेंज इन एमीटर करंट देन देयर विल बी सम चेंज इन कलेक्टर करंट, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। और इस कलेक्टर करंट के चेंज होने के कारण यहां पर जो VCB है विच इज द आउटपुट वोल्टेज दैट विल गोइंग टू चेंज। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हमारी प्योरली दूसरा काम होता है रिगार्डिंग द इक्वेशन, रिगार्डिंग द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन बनती है वो क्लियर सी मैं बात बता दूं कैसे बनती हैं। तो देखो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, VCC माइनस IC इंटू RL माइनस VCB बराबर 0। एक तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपकी आउटपुट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, आउटपुट इक्वेशन, जो आउटपुट लूप में बन रही है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको एक कलर मिटाने पड़ेंगे और मिटाऊंगा तो इक्वेशन मिटेगी। चलो ठीक है, मैं मिटा देता हूं इक्वेशन, क्या दिक्कत है, थोड़ी बाद में लिख दूंगा। तो भैया देखो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका है यहां तक आउटपुट लूप। ये क्या है, आउटपुट लूप है। और इस आउटपुट लूप में आपको हमेशा इक्वेशन, देखो ये ऐसे बना के दिया, हो सकता है ऐसे बना के ना दे, ऐसे बना के ना दे, तो आपको सीधा ध्यान रखना बैटरी की पोलैरिटी भी यहां पर ध्यान रखिए, ये आएगा हमेशा आएगा VCC माइनस ICRL। मेरी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है। वो कॉन्सेप्ट आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखेंगे आप लोग, तो जिनको आता है उनको ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पर फोकस करना है। जैसे ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा फैमिलियर हो जाएंगे तब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो VCC माइनस ICRL माइनस का VCB इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन। अब इसके अंदर में आपको जो चीज गिवन है उससे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन मैंने लिख दी आउटपुट इक्वेशन। ऐसे ही मैं लिखूंगा इनपुट इक्वेशन भी यहां पर लिखूंगा। तो भैया इनपुट इक्वेशन देखो क्या होगी, तो इनपुट इक्वेशन चलेगी देखो इस साइड से ऐसे, ये आपकी इनपुट इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा अब ये इनपुट इक्वेशन कैसे चलेगी, ये इक्वेशन चलेगी VEE माइनस VBE माइनस IE इंटू R। अब देखो यहां पर यदि कोई रजिस्टर लगा दे तो इसके लिए मैंने पहले से सावधानी के तौर पे ये आपको दिया हुआ है, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगी आपकी इनपुट की इक्वेशन। क्या ये समझ में आया। नोट्स में नहीं डाली हुई है, नोट्स में मैंने सिर्फ नेट कलेक्टर वोल्टेज VCB बराबर VCC माइनस ICRL लिखा है। जो आया कहां से, इसको सॉल्व कर लीजिए तो VCB इधर आ जाएगा, तो VCC माइनस ICRL, दिस इज द फंक्शनैलिटी, खत्म कहानी। अब यहां पर जो हम लोगों ने गेन के बारे में सीखा था, तो गेन क्या सीखा था, गेन का मतलब सीखा था आउटपुट पैरामीटर अपॉन इनपुट पैरामीटर। तो यहां पर दो चीजें होती है, एक होता है AC करंट गेन और एक होता है DC करंट गेन, ठीक है। AC के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज दिया हुआ है। AC क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, जो क्वांटिटी चेंज होती है। तो आपने लिखा आउटपुट और इनपुट, तो यहां पर देखिए क्या है, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन स्मॉल चेंज इन कलेक्टर, सॉरी यार यहां पे कलेक्टर कैसे आ जाएगा, कलेक्टर तो आउटपुट में, यहां पर आना चाहिए एमीटर। तो करेक्शन देखो बेटा साथ में हो रहा है। आप देखो बुकलेट से पढ़ाने का एक फायदा और होता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि बुकलेट में जहां पर कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं, जहां पर थोड़ी थोड़ी सी चीजें, वहीं पर मैं बुकलेट का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन स्मॉल चेंज इन एमीटर करंट, कब, जब आपका ये VB क्या है, कांस्टेंट है। तो ये है आपका AC करंट गेन, जिसे हम लोग नाम दिया अल्फा AC। और DC करंट गेन में मैं क्या करूंगा कि भैया वो सिग्नल चेंज नहीं हो रहा होगा तो मैं सीधा लिखूंगा कलेक्टर करंट, सीधा लिखूंगा एमीटर करंट, दोनों का रेशियो, ये है आपका अल्फा, ये है आपका अल्फा। तो याद रखेंगे अल्फा क्या है, करंट गेन, क्या है, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना है, सवालों में कई बार ऐसे लिख के मिलता है, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, फाइंड अ करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। पता ही नहीं चल पाता है सवाल। अच्छा ऐसा सवाल बनता है, यस ऐसा सवाल बनता है। दूसरा एक बात याद रखना, ये जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होती है। अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होती है। हाँ अब यहां पर मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेटली 0.95 टू 0.99, बट इससे ज्यादा आपको स्टार मार्क बना के लिखना है, अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1। आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी।
यस आई नो दैट कि मैंने बहुत सारा पोर्शन यहां पर याद रखने वाला है, इसके कारण देखो मेनली क्या है, ये चीजें आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमको ये पढ़ानी है और आपको उतना ही पोर्शन कवर करना है। यदि मैं आपको ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सब पढ़ाने में बहुत समय लगता है क्योंकि इसके पीछे बहुत छोटी 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 बातें और हैं जो हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न है इतने सालों सालों का, जो सवाल पूछे गए उन्हीं से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट बस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया अल्फा का मतलब क्या है, ये बात समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने पर मेरे पास में कुछ चीजें मिलती हैं यहां पर, वोल्टेज गेन, पावर गेन, और नीचे एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ सीई एम्पलीफायर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वोल्टेज गेन चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, तो इसे मैं लिख सकता हूं एवी बराबर अल्फा एसी इंटू रेजिस्टेंस गेन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही तो चीज बताई थी यार, कोई फर्क पड़ा? अल्फा क्या है आपका, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, मैंने फॉर्मूले के तौर पे बताया था, यहां पे वो सब मेंशन है, याद रहेगा। नेक्स्ट है पावर गेन, चेंज इन आउटपुट पावर अपॉन चेंज इन इनपुट पावर, पावर गेन अल्फा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, खत्म। इतना ही है आपके सिलेबस में एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन बेस एम्पलीफायर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ये एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ सी एम्पलीफायर कर रहा है, वैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी पढ़ना होता है, ये सारा पढ़ना होता है अलग अलग, बहुत समय लगता है इनमें। हम लोग फटाफट 2 लेक्चर 3 लेक्चर में तो खत्म होने वाली कहानी है ये सब हमारे लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर एज कॉमन बेस कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। देखो ये डायग्राम यहां पर बनाया हुआ है, लेकिन मैं डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूं और आपके लिए हम लोग पहले दूसरा डायग्राम सीखते हैं, बेसिक वाला, एकदम सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग कहानी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। और कहानी कुछ ऐसे है कि भैया हम लोगों को सीखना है एनपीएन ट्रांजिस्टर एज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो भैया डायग्राम की शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने उठाया एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया, ठीक है। क्या ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यस और नो? अच्छा सर जी कैसे पता लगा? तो देखो भैया मैं यहां पर ये बना देता हूं, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका एमीटर हो गया। कैसे सर्किट डायग्राम बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना, जो आपकी बुकलेट वाला डायग्राम है उससे आपको शायद थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन इससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम एक्सट्रीम केस का सवाल बनाते हैं। मतलब क्या कि हो सकता है वो यहां पर एक रजिस्टर लगा के दे, यहां पर एक रजिस्टर लगा के दे, इस हेडिंग को मैं यहां से साफ कर रहा हूं, ओके। फिर इसके बाद में वो यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा के दे, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा के दे। ओ माय गॉड, इतने सारे रेजिस्टेंस लगा के देगा क्या? हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि देगा ही देगा। फटाफट देखो डायग्राम कैसे बनते चल रहा है। ठीक है, इसका नाम दिया है R1, इसका नाम दिया है R2, इसका नाम दिया है RC, इसका नाम दिया है RE, ठीक है, और ये है आपका RL। ओहो सर जी ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम लग रहा है हम लोगों को तो देखने में। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। अभी यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो ये है आपका इनपुट सिग्नल है, मैंने बैटरी वगैरह कहीं नहीं लगाई है, यहां पर आपको बैटरी भी लगा के देगा वो, ऐसा नहीं है कि बैटरी बिल्कुल भी नहीं लगा के देगा, बैटरी लगा के देगा, बैटरी लगा के देगा। और जब वो बैटरी लगा के देगा तो यहां से ऐसे बैटरी लगेगी, ये कौन सी वाली होगी, VBB, बराबर है, क्योंकि ई तो कॉमन में जा रहा है। ये ग्राउंड यहां पर लगाया, मतलब यहां पे देखो यहां पर लिख के देगा VCC, तो कंफ्यूज नहीं होना है, VBB है, यहां पर आपके पास में VCC भी है। मेनली क्या होता है इन जनरल, इन कंडीशन में VCC ग्रेटर देन VBB होता है, तो इसलिए कई बार VBB नहीं भी दिया तो चल जाता है, VCC ग्रेटर देन VBB होने के कारण। देखो एक अच्छा ऐसा नहीं है कि कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर ऐसा ही क्यों है, बिकॉज इसका एक सिंपल सा आंसर मैं दे दूं, वी आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर सर्किट, एक पर्टिकुलर सर्किट है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे तो अनंत सर्किट बनाने पॉसिबल है, उनमें से हम सबको नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों को जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी सर्किट के बारे में मैं यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं। ओके चलो अब यहां तक समझ में आया।
अब देखो यहां पर ये जो R1 और ये जो R2 रेजिस्टेंसेस हैं, इनको बोला जाता है इनपुट रेजिस्टेंस। और इनपुट रेजिस्टेंस जो बनता है, बेसिकली इनपुट रेजिस्टेंस यहां पर होता है आपका RB, जो होता है R1 पैरेलल टू R2। अब जरूरी नहीं है कि वो R1 और R2 दो अलग अलग बना के देगा, इट इज द एक्सट्रीम मोस्ट डिफिकल्ट केस आपके लेवल पे। लेकिन यदि नहीं देता है, इन दोनों को हटा देगा, तो दूसरा डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। वो डायग्राम भी मैं यहां पर छोटे में बना देता हूं। ये यहां पर लगाया, ये यहां पर लगाया, ये यहां पर लगाया, ये यहां लगाया, ये यहां से इतना सा डायग्राम दे दिया, ठीक है। ये VCC दे दिया, ये यहां पर VBB दे दिया, ये यहां पर नीचे ग्राउंड कर दिया, ये RE दे दिया, ये RB दे दिया, ये RC दे दिया, ठीक है। ये आपका एमीटर। अब लोगों के परकच्चे उड़ना चालू हो गए कि सर क्या हो रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ये कहां ये कहां, ये दोनों की तो लिंक भी नहीं लग रही है, ऐसा हो रहा है। ओ घबराओ मत, क्या हम लोग इसको दोबारा एक बार और करें? ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, हम लोगों को पढ़ना है NPN ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, जिसके अंदर में सबसे पहले मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया, जिसके कलेक्टर बेस एमीटर टर्मिनल मैंने यहां पर बनाए। मैंने क्या बोला, हर टर्मिनल से मैंने रेजिस्टेंस लगाना है। तो भैया हर टर्मिनल से रेजिस्टेंस लगाया, तो ये इसका डिजाइन है, ये ऐसा होता है वास्तविकता में। वास्तविकता में यदि मैं बात करूं तो यहां पर और भी चीजें मिसिंग है। मैं बताऊं क्या, इस RE जो लिखा है मैंने, रेजिस्टेंस अक्रॉस एमीटर, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर होता है, इसके यहां पर भी एक कैपेसिटर होता है और यहां पर भी एक कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर भी होते हैं सर्किट के अंदर में, लेकिन उन्हें हम लोग यहां पर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही मैं फोकस करवा रहा हूं। सो अब यहां पर ऐसा कुछ तो भी सिस्टम यहां पर बनने वाला है। क्लियर हुआ ये वाली बात? अब चीजें क्या हैं, इनपुट रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया, RB पैरेलल टू ये आएगा। आउटपुट रेजिस्टेंस जो है, जो लोड रेजिस्टेंस है, उसको भूल ही जाओ, उसके बारे में तो पूछेगा भी नहीं आपको। ये तो मैं जस्ट आपको एक्सेस क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बना दिया, अदरवाइज सिर्फ आपको यहीं तक का रहने वाला है। मतलब देखो ये वाला जो सर्किट है, इस पे आपका ज्यादा फोकस रहने वाला है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा सर जी, अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, इस सर्किट को हम लोगों को वापस से बनाना है। जो छोटा वाला सर्किट मैंने आपको बनवाया था, ये आ जाइए यहां पर, और इस सर्किट पे हम लोगों को करना है एनालिसिस, ठीक है। कई लोग बोल रहे होंगे सर इस एनालिसिस के चक्कर में तो हमारे प्राण पखेरु वैसे उड़वा दिया आपने। RC RE, ये है VBB, ये है VCC, ठीक है। ये ग्राउंड पे यहां पर कनेक्शन है, मतलब ये है कि दोनों जगह ये कनेक्शन हो रहा है। आपको उसमें बुकलेट के अंदर में यहां से बना के सारी चीजें दे रखी है, मैंने डायरेक्ट बनाया है। ओके, अब क्या होगा, तो भैया देखो पहली बात तो ये है कि ये है आपका NPN है। दूसरी बात ये है आपका बेस, ये है आपका कलेक्टर, और ये है आपका एमीटर टर्मिनल। ये बात क्लियर है? यहां पर आपको जो पूरा खेल है वो दो इक्वेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है। कैसे कि भैया देखो, एक इक्वेशन बनेगी यहां से ऐसे, एक इक्वेशन बनेगी यहां से ऐसे, तो इक्वेशन बनेगी VBB माइनस, देखो यहां से जो इसमें करंट एंटर कर रहा होगा वो होगा IB, और यहां से जो बाहर निकल रहा होगा वो होगा IE, और यहां से जो करंट इधर जा रहा होगा वो होगा IC। तो आपकी इक्वेशन बनेगी VBB माइनस का IBRB माइनस का, कई बार ये वाला जो वोल्टेज है वो दिया होगा, कई बार नहीं दिया होगा। मैं सेफर साइड के लिए लिख के चल रहा हूं कि मान के चलो दो या नहीं दो, तो माइनस का VBE माइनस का IERE इक्वल्स टू 0। इट इज अ वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने इनपुट साइड पे रख दी। दूसरी इक्वेशन जो आपकी बनेगी, ये कौन सी इक्वेशन है? ये है इक्वेशन फॉर इनपुट। अब हम लोगों को बात करनी है इक्वेशन फॉर आउटपुट। तो इक्वेशन फॉर आउटपुट आएगी ऐसे, ओहो दिख गया। आउटपुट इक्वेशन लिखते हैं, चलो फटाफट से बोलते चल रहा हूं। सबसे पहले आएगा VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल थिंग, दिस इज द एक्चुअल थिंग। इससे ज्यादा अब इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर में मैं आपसे पूछता हूं गेन, इसके अंदर में मैं आपसे पूछता हूं गेन, बताओ गेन कौन सा गेन सर जी? करंट गेन, क्योंकि देखो ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, तो मेन बात तो आपको हमेशा करंट गेन पे ही करनी है। तो आपने लिखा आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। फटाफट देख के बताओ कौन सा आउटपुट है और कौन सा इनपुट है। तो आपका क्लियर आंसर होना चाहिए IC इज द इनपुट और IB इज द
सॉरी मैंने क्या बोला, IC इज द आउटपुट एंड IB इज द इनपुट। क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही है। और इसे लिखा जाता है बीटा, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन का नाम होता है बीटा। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन का नाम होता है बीटा। कॉमन एमीटर ही बोल रहा हूं मैं कि बेस बोल दिया था? सॉरी इफ आई हैव डन अ मिस्टेक, बट मैं फिर से बोल देता हूं, करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज बीटा। क्लियर है ये वाली बात? अब हम लोगों को इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को पहुंचना है अपने यहां पर, कहां पर? PDF फाइल, अपनी नोट्स के ऊपर। एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ सीई एम्पलीफायर, सारा निचोड़ है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल एक शब्द नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना क्या है, VCC ग्रेटर देन IB मैंने पहले से ही आपको मेंशन करके दिया है। ओके, दूसरी बात, नेट कलेक्टर वोल्टेज, देखो ये इक्वेशन आई है, VC बराबर VCC माइनस ICRL। अब आप अपनी इक्वेशन को देख लीजिए, मेरी वाली इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि मेरा RE भी है वहां पर। वो तब है यदि आपको सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का बनाया, तो सिंपल लेवल पे तो इससे ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। लेक्चर शुरू होते ही मैंने सारी चीजें कवर कर दी थी। AC करंट गेन, इसे नाम दिया है बीटा। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, VC इज द कांस्टेंट। वो कांस्टेंट वाली चीजें तुम भूल जाओ, उसमें दिमाग मत लगाओ, तुम मेन चीज पे फोकस करो कि भैया IC अपॉन IB हमारा बीटा है करंट गेन। अगला आता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो भैया आउटपुट वोल्टेज डेल्टा V0, इनपुट वोल्टेज डेल्टा VI, बीटा इंटू रजिस्टेंस गेन। और रजिस्टेंस, कॉमन एमीटर में आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले ऑलरेडी सिखाए गए हैं जब हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन सीखा था। नेक्स्ट है पावर गेन, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, या I स्क्वायर इंटू R लिखा तो भैया करंट गेन स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला, सीधा सवाल बनेगा। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसे बोला गया ट्रांस कंडक्टेंस। इस पर शायद कभी तो भी बहुत पहले एक बार सवाल आया था, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। अदरवाइज मैं नहीं चाहता था कि इसको मैं इंक्लूड करूं और आप लोग और ज्यादा परेशान हो। लेकिन भैया भूले भटके यदि तुम्हारा नसीब ही खराब हुआ और तुमसे पूछ ही लिया, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांस कंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ व्हाट? चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज। इन दोनों का जो रेशियो है वो है GM, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में AV अपॉन RL लिख सकते हैं। AV क्या है? वोल्टेज गेन डिवाइडेड बाय RL इज द लोड रेजिस्टेंस। ये दो फॉर्मूले हैं ट्रांस कंडक्टेंस के। मेनली मैं आपको बता दूं, ये HFE और बहुत सारी चीजें आती हैं आगे चल के जो आपको नहीं है। मेनली क्या होता है मालूम है? इस ट्रांजिस्टर पे आपने सिग्नल दिया, जो इनपुट में जो AC है कि DC है, उससे भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। बट हम लोग उन सारी चीजों को बिल्कुल भी यहां पर डिस्कस नहीं करते। हम लोग सीधी सीधी सी बात करते हैं कि भैया इतना यहां पर आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं भी आया तो भी काम बन जाएगा। इतना आ गया, मोर देन सफिशिएंट है, आपका हर सवाल सॉल्व होगा। बस अभी परेशानी एक ही है कि अभी के लिए आपको ऐसा फील होगा कि यार इतने सारे फॉर्मूले हम लोगों को रटने हैं। तो ये भैया सही बात है, इतने सारे फॉर्मूले आपको रटने। मेन आप एक ध्यान दीजिए, यदि आपने कॉन्सेप्चुअली ध्यान दिया होगा कि कुछ चीजें रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि हवे में बातें हो रही है, सारी हवे में बातें नहीं हो रही है। जैसे यदि मैंने पूछा कॉमन बेस, तो आपके दिमाग में कॉमन बेस की सारी चीजें आ जानी चाहिए। अच्छा, कॉमन बेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट गेन, तो वो क्या है? कॉमन बेस है, मतलब बी तो नहीं आएगा, तो क्या बच गया? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में तो हमेशा कलेक्टर करंट होता है, तो इनपुट बस आप देख लीजिए। अभी बात समझ में आ रही है? इनपुट क्या होगा फिर? एमीटर। और कॉमन एमीटर है, इसका मतलब ई नहीं आएगा, तो क्या बच गया? बेस और कलेक्टर बच गया। यदि बेस और कलेक्टर यहां पर आपके पास में बचता है, तो आउटपुट में तो कलेक्टर ही रहने वाला है, इनपुट में कौन है? बेस है। याद देखो क्या लॉजिक है क्लियरली। ऐसा नहीं है कि रट रहे हैं आंख बंद करके, पता लगा इसमें सब मिक्सिंग हो गया और फिर परेशानी हो गई। ओके चलो, तो अब मैं यहां से हटता हूं और भैया अपने बोर्ड पे जाता हूं, क्योंकि अब मुझे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है, और वो है आपका, एक सेकेंड, क्या गया ये? हाँ, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the relation between अल्फा एंड बीटा। इस पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। ओके अच्छा, बीटा की वैल्यू मैं आपको बता दूं 1 से बड़ी होगी 50, 60, 100 ऐसी यदि वैल्यू आ रही है,
एग्जाम के अंदर में मान के चलो उसने बोला ही नहीं है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 से छोटी वाली जो वैल्यू वो अल्फा है, 50 60 70 80 90 100 दे रखा है वो बीटा है। आंख बंद करके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। क्लियर है? ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा क्या है? तो भैया अल्फा है करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखिए कॉमन बेस है, तो मतलब मैं लिखूंगा आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट में तो मुझे पक्का पता है कि आईसी ही होने वाला है, तो अल्फा कॉमन बेस का है, इसका मतलब यहां पर इनपुट में एमीटर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। अगली बात है यहां पर किसके लिए? बीटा के लिए। तो आपने लिखा बीटा, बीटा क्या है? करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो आपने लिख दिया पहले तो बीटा। अब बीटा को क्या लिखना है? बीटा को आपको लिखना है आउटपुट करंट, जो कि हमेशा आईसी ही हो रहा है आपके पास में, अपॉन में बच गया इनपुट। यदि कॉमन एमीटर है मतलब एमीटर तो नीचे आएगा नहीं, क्या बच गया? बेस, तो आपने लिख दिया आईबी। इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा लॉजिकली याद रखो। अरे यार ये मिटा दिया मैंने शायद से, यस, मेरे मिटाने का साइन पे क्लिक कर दिया, इसके कारण प्रॉब्लम हो गई। हालांकि आप लोगों के पास में अवेलेबल है, तो मैं सीधा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बराबर है आई सी अपॉन आई ई, और बीटा बराबर है आई सी अपॉन आई बी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में हम लोग बढ़ते हैं वी नो दैट पे। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? तो भैया हम लोग जानते हैं 5 बराबर 2 प्लस का 3। यस और नो? क्या ये बात मैं जानता हूं? बिल्कुल जानता हूं। अब मैंने क्या कर दिया यहां पर? मैंने कर दिया डिवाइड बाई आईसी। आईसी से मैंने किया डिवाइड। सर जी आईसी से डिवाइड करने से कोई फायदा? बिल्कुल होगा। आपके पास में ये बन गया आईई अपॉन आईसी बराबर आईबी अपॉन आईसी प्लस का आईसी अपॉन आईसी। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैंने बोला सही बात है। अब जरा ध्यान से देखो कि यार आईसी अपॉन आईई, आईसी अपॉन आई अल्फा है, और आई अपॉन आईसी क्या आएगा? रेसिप्रोकल, मतलब आप लिखोगे ये होगा 1 बाई अल्फा। अगला देखो आईबी अपॉन आईसी, आईसी अपॉन आईबी बीटा है, तो आईबी अपॉन आईसी क्या आएगा? ये आएगा 1 बाई बीटा, प्लस का ये क्या आएगा? आईसी अपॉन आईसी 1। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। तो ये आएगा 1 बाई अल्फा बराबर रेसिप्रोकल में बीटा, ये आएगा 1 प्लस का बीटा। टेक द रेसिप्रोकल, सो यू विल बी राइटिंग अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस का बीटा। ये रिलेशन यहां तक समझ में आया क्या? फटाफट बोलो, यहां तक समझ में आया क्या? सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा सवाल। मैंने आपसे पूछा इफ द वैल्यू ऑफ बीटा इज 80 देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा? तो क्या आएगा? 80 डिवाइड बाई 81 करो, आंसर निकल के आएगा। ओके, चलो हम लोग, इसलिए देखो वो लिख के दिया था 0.95 से 0.99 के बीच में होता है, तो भैया देख लो। अब देखो यहां पर सिर्फ एक 1 बढ़ा के डिवाइड करना है। यदि मैंने 40 दिया तो 40 डिवाइड बाई 41 करोगे, यही करोगे कि नहीं करोगे? तो भैया सीधा सीधा पहली बार तो 9 टाइम डिवाइड होने ही वाला है। ओके, चलो हम लोग आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या किया, देखो ये वाली इक्वेशन को यहां पर लेके आया, तो मेरे पास में बचा 1 बाई अल्फा बराबर 1 बाई बीटा प्लस 1 है। मैंने इसको इधर लेके आया, तो क्या 1 बाई अल्फा माइनस 1 बराबर 1 बाई बीटा हो जाएगा? हो जाएगा, यस हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो। अल्फा आएगा एलसीएम 1 माइनस का अल्फा बराबर 1 बाई बीटा। नाउ टेक द रेसिप्रोकल, तो मिलेगा बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा। ये यहां पर ऐसा रिलेशन यहां पर बन के आया है। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे बोलूं कि अल्फा की वैल्यू दे दी मैंने 0.5, तो बताओ बीटा कितना आएगा? तो भैया 0.5 अपॉन 1 बाई 1 माइनस 0.5, तो 1 में से गया 0.5, ऊपर भी है 0.5, तो बीटा की वैल्यू तो 1 आ गई। क्या 1 आ गई? थोड़ा और बढ़ा लेते हैं जरा। मान लो अल्फा की वैल्यू 0.8 या 0.48, ऐसी कुछ तो भी वैल्यू दी हुई रहेंगी। 0.49 दे दिया, ऐसी वैल्यूज दी हुई रहेंगी, और उससे आपको अल्फा और बीटा के रिलेशन यहां पर आपको कैलकुलेट करके लाने हैं। क्लियर है? चलो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक बार बुकलेट पे जरा नजर मार लेते हैं। तो यहां तक हो गया है कहानी करंट एप्लीकेशन फैक्टर्स। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मिस्टेक कर बैठा क्या मैं? चलो कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं।
बुकलेट में आप लोग देखते चलना भैया, यहां पर है अल्फा और यहां पर है बीटा। एक्चुअली क्या है, मैंने सबको कैपिटल कर दिया, तो कैपिटल होते ही अल्फा का ए बन गया और बीटा का बी बन गया। दूसरा है अल्फा इज द करंट गेन, अल्फा, दोनों इक्वेशन सेम लिख दी, ओहो ये इक्वेशन दोनों गलत कर दी मैंने। तो बीटा है करंट गेन इन कॉमन एमीटर, मतलब ई नहीं आएगा बी आएगा, ठीक है। तो ये करेक्शन और किया मैंने, बीटा बराबर आईसी अपॉन आई बी, अल्फा बराबर आईसी अपॉन आई, उसके अलावा कोई करेक्शन तो नहीं है भैया। चलो ठीक है, फटाफट फटाफट देख लो। अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से आगे आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आने से पहले हम लोगों को कुछ इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स निपटाने हैं, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के आपको ऐसे फील आएगा कि थियरी तो बहुत पढ़ ली, लेकिन सर जी ये फॉर्मूले कैसे रिकॉल करेंगे हम लोग। यदि फॉर्मूले रिकॉल नहीं कर पाए तो हम लोग सवाल नहीं कर पाएंगे, और सवाल नहीं कर पाएंगे तो फिर तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आने वाले लेक्चर में हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि कुछ इनसे रिलेटेड होंगे। तो भैया एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू आई आर वगैरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में आपने V इक्वल्स टू आई आर वगैरह पढ़ा होगा। इतना तो आपको आना चाहिए, बस इतना आ गया ना तो हमारा काम बन जाएगा। दूसरा जो मैंने अभी इक्वेशन सिखाई थी वो इक्वेशंस याद होनी चाहिए, क्योंकि तरह तरह के जब सर्किट आएंगे तो उसके अंदर में आपको वो सारी चीजें अप्लाई करते हुए आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एम्पलीफाइज द वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। कितने तरह के हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। लेकिन कॉमन कलेक्टर हमको पढ़ना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कॉमन बेस, कॉमन एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर तक की ही रिलेटेड है। कॉमन बेस के अंदर में क्या होता है, बेस हो जाता है कॉमन। बेस कॉमन होने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं इनपुट सिग्नल देते हैं, आउटपुट सिग्नल देते हैं। इनपुट कहां पर देते हैं, एमीटर बेस टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज लगाते हैं, जहां से इनपुट करंट आई सर्किट के अंदर में फ्लो होता है। आउटपुट हमेशा आपका कलेक्टर टर्मिनल पे ही देखना है यहां पर, ओके। उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी कुछ इस प्रकार से हो गई कि यहां पर जो चीजें आएंगी, गेन से रिलेटेड कुछ चीजें आएंगी। गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट पैरामीटर अपॉन इनपुट पैरामीटर। अब कॉमन बेस है तो यहां पर जो आउटपुट करंट है, आउटपुट सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल के साथ फेज में होता है, मतलब दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है एकदम। देखो सब कुछ थियोरेटिकल है आज के हिस्से में, आज के लेक्चर में। कल का लेक्चर जो भी था, दोनों में रटने वाली चीजें कुछ ज्यादा आपको फील आई होंगी, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो आपको सवालों में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि यार, हाँ सवालों में यही बात होगी, यदि आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला याद है तो आपसे सवाल सॉल्व होगा, पर्टिकुलर फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा, ट्रांजिस्टर के अंदर में जो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वो जो सारे फॉर्मूले सीखे हुए हैं वो सारे आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद होगा, सवाल आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यदि ये बात क्लियर है तो बेटा आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मुलाकात फिर से करूंगा आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए